लेक्चर नंबर ये 13 है। लास्ट क्लास में हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ रहे थे। एस का हो गया था, पी का हो गया था, है ना। यस दूसरा सर। हम लोग डी का बचा हुआ है सर। ठीक है, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो डी में पढ़े होंगे, डी सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बॉक्स में आके यहाँ पर 3 से ड्रॉ कर लोगे। इन पांचों ऑर्बिटल्स का अलग अलग ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, एक डी एक्स वाई है, एक डी वाई जेड है, एक डी एक्स जेड है, फिर ये वाला डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये जूम करते ये डी जेड स्क्वायर। तो ये सबका अलग अलग जिस एक्सिस में वो ओरिएंटेड होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका नेम हो जाता है। तो ये टोटल हो गए 5 ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। सबका शेप जो है अलग अलग होता है, हम लोग देखेंगे अभी। तो जैसे पी ऑर्बिटल में हम लोग शेप देखे थे, वो कैसा शेप था, डम्बल शेप का था। डी ऑर्बिटल जो होगा ये डबल डम्बल होगा। ठीक है, वही डम्बल ही होगा लेकिन 2 डम्बल होगा, इसलिए इसको हम लोग डबल डम्बल शेप बोलते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं कैसे है। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं डी एक्स वाई। तो ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स और ये वाई। तो डी एक्स वाई जो होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ये अलोंग नहीं होता है। ठीक है, ऑर्बिटल्स उनका जो शेप होता है वो एक्सिस के अलोंग नहीं होता है। ठीक है, ये एक्सिस के बीच में होता है, ये इस तरह का। तो डी एक्स वाई है तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एक ये हो गया, और इसी तरह ये कुछ इस टाइप का होगा। तो ये हो गया डी एक्स वाई का शेप, समझ में आया। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये 45 डिग्री पे ये ऐसे इंक्लाइंड होंगे, डबल डम्बल शेप। ये हो गया डी एक्स वाई। चलो अब यहाँ भी अगर हम लोग बात करें नोडल प्लेन्स की, जैसे हम लोग पी में बात किए थे ना नोडल प्लेन्स का, वैसा प्लेन ढूंढना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, बिल्कुल जीरो हो। तो बताओ तो इसमें कौन कौन से नोडल प्लेन मिलेंगे हम लोगों को, कितने नोडल प्लेन होंगे या नहीं होंगे। होंगे सर। कितना नोडल प्लेन होगा बताओ, और कौन कौन सा होगा। सर एक्स जेड, वाई जेड। हम्म, बात समझ में आ रहा है सबको, एक्स जेड और वाई जेड कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन है क्या। एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, ना ही वाई एक्सिस के अलोंग है। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है, एक्स और वाई के बीच में लाई कर रहा है। ना तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ना ही वाई एक्सिस के अलोंग है। तो वो एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। तो एक्स वाई प्लेन में ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन है इस केस में। तो इसका जो एक्स का जेड के साथ जो प्लेन होगा, एक्स जेड प्लेन, वो तो पूरा बिल्कुल ब्लैंक होगा, वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और दूसरा वाई का जेड के साथ जो प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन, वहां भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इस केस में 2 नोडल प्लेन्स आ जाएंगे, एक हो गया एक्स जेड और दूसरा हो गया वाई जेड। ठीक है, तो 2 नोडल प्लेन्स हो गए, एक्स जेड और वाई जेड। बात समझ में आया सबको। हेलो। यस सर। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इसी तरह डी वाई जेड सबका सेम होगा। ठीक है, सब में डबल डम्बल ही होगा, बस एक्सिस चेंज हो जाएगा। तो डी वाई जेड अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, तो वाई जेड में भी ये सेम ऐसा ही आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है ये वाई और जेड के बीच में डबल डम्बल ऐसा होगा। ठीक है,
अब इस केस में नोडल प्लेन्स पूछा गया, तो यहाँ पे कौन सा नोडल प्लेन आ जाएगा बताओ, कौन कौन सा नोडल प्लेन्स हो जाएगा यहाँ पे? एक्स वाई। ये वाई जेड है ना? तो इसमें एक्स वाई प्लेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिर्फ वाई और जेड प्लेन में ही होगा, मतलब एक्स का वाई के साथ जो प्लेन होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक्स जेड। और एक्स जेड, जेड का एक्स के साथ जो प्लेन होगा वहां पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो होगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग देखेंगे डी एक्स जेड। तो डी एक्स जेड में भी सेम बिल्कुल ऐसा, यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लिए, ये जेड एक्सिस ले लिए, ठीक है। तो एक्स जेड में ये कुछ इस टाइप का आ गया, ये एक्स जेड हो गया। तो यहाँ पे देखोगे इसमें कौन कौन सा नोडल प्लेन हो जाएगा, बोलो। एक्स वाई और वाई जेड। एक्स वाई हो गया और वाई जेड हो गया, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिर्फ एक्स जेड प्लेन में ही लाई कर रहा है। तो ये हो गया तीसरा। फोर्थ डी ऑर्बिटल कौन सा है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका शेप थोड़ा सा, इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये अभी ऑलरेडी ये तीन देखे थे, ये तीनों जो है सेम ओरिएंटेशन के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप जो होता है ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग डम्बल बनेगा। तो इस केस में कौन सा नोडल प्लेन मिलेगा बताओ? नोडल प्लेन्स इसमें होगा या नहीं होगा? हेलो। यस सर। नहीं होगा नोडल प्लेन्स होगा ही नहीं। यहाँ देखो एक्सिस के अलोंग सर। तो नोडल प्लेन नहीं होगा, क्योंकि जेड को ऑब्वियस नहीं टच कर रहा। क्या जेड को नहीं टच कर रहा है? तो जेड जेड, एक्सेस को नहीं टच कर तो जेड एक्सिस में नहीं है तो अकेला जेड एक्सिस प्लेन बना पाएगा क्या? रहा। उसके नहीं या तो सर। एक्स के साथ हम लोग लेंगे या वाई के साथ लेंगे, और यहाँ दोनों एक्स में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वाई के अलोंग भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो कोई एक ऐसा वैसा हमको परपेंडिकुलर कोई ऐसा प्लेन नहीं मिल रहा है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। सिर्फ जेड अकेला वो तो प्लेन नहीं बना पाएगा ना, वो तो एक्सिस हुआ। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये देखो, क्योंकि एक्सिस के अलोंग तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, लेकिन अगर हम लोग एक ऐसा प्लेन कंसिडर करें एकदम 45 डिग्री पे, बिल्कुल इन दोनों को बाइसेक्ट करते हैं, ये 3D में विजुअलाइज करना। ये वाला अगर प्लेन हम लोग कट करें एकदम बीच से 45 डिग्री पे, तो यहाँ पे ये वाला जो प्लेन आएगा, बीच वाला प्लेन बिल्कुल जो आएगा, है ना, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इस वाले प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन होगा क्या? यहाँ पे अगर बिल्कुल 45 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस प्लेन में? नहीं सर। तो यहाँ पे कोई एक्सियल नोडल प्लेन हमको नहीं मिलता है, ये 45 डिग्री पे ये नोडल प्लेन। एक नोडल प्लेन हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, एक प्लेन ये हो गया, और दूसरा प्लेन हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, दूसरा प्लेन ये कुछ इसी डायरेक्शन में, ये यहाँ पे अगर हम लोग ये वाले ऐसे, तो ये हो गया नोडल प्लेन 2। ये भी 45 डिग्री पे ही है। तो इस प्लेन के अलोंग भी कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा क्या? मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। बोलो। नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल 2 नोडल प्लेन मिले, बट इसका नोडल प्लेन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। ये जो है 2 नोडल प्लेन्स हैं यहाँ पे, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, कितना एंगल पे है? एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू
एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन के 45 डिग्री इंक्लाइंड पे एक ऐसा प्लेन हमको मिल रहा है जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो है। बात समझ में आ रहा है ना? दोनों डायरेक्शन से हम लोग देख रहे हैं, एक पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन से 45 डिग्री और दूसरा नेगेटिव एक्स वाई प्लेन से 45 डिग्री। तो उससे जो हमको दो प्लेन मिल रहा है वो प्लेन तरह बिहेव करेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसका, क्योंकि ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, इसलिए नोडल प्लेन भी थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा इसमें। अच्छा सर, इसको dx² माइनस y² क्यों लिखते हैं? वो उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई के अलोंग इलेक्ट्रॉन लाई करता है ना, तो इसलिए dx² y² है। एक और बच गया है इसमें dz²। तो dz² का भी शेप जो है ना ये बिल्कुल डिफरेंट। इसमें देखोगे ये z एक्सिस है, तो इसमें देखोगे इलेक्ट्रॉन जो है ना ये कुछ z एक्सिस dz² है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ हमको z के अलोंग मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बीच में एक रिंग टाइप का बनता है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का रिंग, ये कुछ इस टाइप का रिंग बनेगा, है ना। और ये 3D रिंग होता है, ठीक है, मतलब z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होगा ही यहाँ पे, बट एक सर्कुलर रिंग बनेगा, ठीक है, सर्कुलर बोल रहे हैं सॉरी, स्पेरिकल रिंग बनेगा जो कि पूरा उसको स्पीयर की तरह सराउंड करेगा, 3D में है ये पूरा। तो ये है एक्चुअल में शेप dz² का। अच्छा सर, ये जो रिंग बनेगा ये y और z दोनों को टच करेगा क्या? रिंग बन रहा है तो वो सारे में होगा ना, सभी एक्सिस में होगा, क्योंकि वो रिंग है तो 3D में है, वो एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई में भी होगा और जेड में भी होगा, है ना। वो स्पेरिकल रिंग बन रहा है एक, तो 3D में है, उसका कुछ पोर्शन जो है तीनों एक्सिस में लाई करेगा, एक्स वाई और जेड तीनों में लाई करेगा। जैसे एस का शेप कैसा था, स्पेरिकल शेप था, तो वहां पे वो पूरा हॉलो नहीं था, यहाँ पे बीच में हॉलो रहेगा, ठीक है ना। और सिर्फ साइड रिंग का जो आउटर पोर्शन होता है सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन है, बीच में होलो है, होलो स्पीयर जैसा देखे हो ना, तो हाँ उसी सर। टाइप का है यहाँ पे। तो एस में पूरा वो फुल्ली स्पीयर रहता है, अंदर भी रहता है, लेकिन ये जो रिंग बन रहा है ये होलो स्पीयर टाइप का है, ठीक है, सिर्फ बाहर में आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर खाली है। तो यहाँ पे अगर नोडल प्लेन्स की बात किया जाए, नोडल प्लेन यहाँ पे मिलेगा क्या, क्योंकि ये रिंग बन रहा है, ठीक है, एक रिंग बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये रिंग जो होगा तीनों एक्सिस में कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई एक्सिस क्योंकि 3D रिंग है ये, और जेड एक्सिस में भी लाई करेगा। तो कोई एक ऐसा एक्सिस हमको नहीं मिलेगा, जैसे एस में भी हम लोग ये देखे थे, वहां भी अगर वैसे विजुअलाइज करते तो हम लोग को कोई नोडल प्लेन नहीं दिखा था, कोई एक ऐसा प्लेन हम लोग नहीं देख सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो होगा। तो यहाँ भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप का यहाँ पे नोडल नोडल प्लेन्स नहीं मिलता है, यहाँ पे नोडल कोन्स मिलते हैं, ठीक है, नोडल कोन। कोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि बीच में तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, अगर हम लोग इसमें अगर इस डायरेक्शन में 45 डिग्री पे ऐसे मूव करें और 45 डिग्री इधर मूव करें, ये जो कोन टाइप का सरफेस बन रहा है, ठीक है, ये 3D में सोचना तभी ये समझ में आएगा। ये कुछ इस टाइप का हम लोग कोन एज्यूम कर रहे हैं, ये पीछे से होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो सिर्फ जेड एक्सिस ये बीच में है, इलेक्ट्रॉन बीच में है, ये सरफेस हम लोग देख रहे हैं, कोन का जो सरफेस होगा, वो कोन के सरफेस में तुमको इलेक्ट्रॉन दिखेगा कहीं भी क्या, देख लो,
3D में विजुअलाइज करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। कोन के सरफेस के अलोंग कोई इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा? सर उसके टॉप पे ना होगा, यानी जहाँ पे वो रिंग का होल होगा वहां पे ना इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस कम होगा। ये हम लोग बिल्कुल सेंटर से जा रहे हैं, सेंटर पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। सेंटर में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं सर, तो वही ना हो गया नोबल प्लेन। क्या चीज? सर जहाँ सर सेंटर में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो वही ना हो गया नोबल प्लेन, नोडल प्लेन, सॉरी सॉरी नोबल प्लेन बोल रहे हैं। नोडल प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम नोडल कोन की बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है, नहीं तो सर, हम सर आप बोले कि वो जो रिंग बनाता है वो होलो होता है अंदर से, तो वो होलो जो होगा उसके अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ना होगा, तो उस मतलब उस केस में तो वही हो जाएगा ना नोडल प्लेन। कोई एक पॉइंट को कैसे हम लोग नोडल प्लेन बोल सकते हैं? हम लोग यहाँ प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन का मतलब अभी तक नहीं समझ में आया है। हाँ सर आया है, मतलब जिसमें एक्स वाई और जेड तीनों हो या फिर एक्स वाई हो ऐसा। तो उस पॉइंट में तुमको क्या दिख रहा है? पॉइंट को कभी प्लेन से कंपेयर कर सकते हैं क्या हम लोग? यहाँ जो बात बोल रहे हैं वो समझो। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सेंटर से हम लोग ले रहे हैं, एक 45 डिग्री पे इधर मूव किए, और सेंटर से 45 डिग्री पे इस साइड मूव किए, लेफ्ट और राइट साइड। तो उस वो जो कोन बनाएगा, एक 3D कोन बनेगा वहां पे। ठीक है, जैसे एक फनल टाइप का बनता है ना, फनल देखे हो ना? हाँ सर। तो फनल के बीच में तो होलो रहता है, तो यहाँ पे बीच में तो इलेक्ट्रॉन है, बट फनल का जो सरफेस होगा, उस फनल के सरफेस टाइप का जो बन रहा है, उस सरफेस पे कोई इलेक्ट्रॉन दिखेगा क्या तुमको? फनल के सरफेस पे? अरे बोलो हाँ या नहीं, फनल के सरफेस पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा? सर सरफेस पे तो नहीं होना चाहिए ना, उसका टिप के पास होना चाहिए। क्या समझ हेलो में आ रहा है कि नहीं? सरफेस में कोई इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं सर। होगा? सर, हाँ, सरफेस पे तो नहीं सर ना होना नहीं चाहिए। समझ आ रहा है सर। सेपरेटिंग फनल देखे हो ना, जिसमें डाला जाता है ऑयल, जो डाला यस जाता है सर। फन। यस सर। हाँ, तो बस वो फनल कंसिडर करो। वो फनल का जो सरफेस होता है, वो फनल का सरफेस क्या होगा? कोन का सरफेस ही होगा ना, वो कोन की तरह ही होता है। यस तो सर। उसमें बीच में जहां से वो पॉइंट, जहां से वो स्टार्ट होता है, उसका कोन वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, तो बीच में तो होलो रहता है पूरा। बीच में होलो रहता है ना फनल। यस सर। तो हम उसका सरफेस कंसिडर करने बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बीच में तो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो, ये जो जेड एक्सिस है, ये फनल के बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा है, तो बीच में तो इलेक्ट्रॉन है, बट उसके सरफेस पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा क्या? सर सरफेस पर एक स्पेरिकल आप बनाए हैं ना, वहां पर हो सकता है ना इलेक्ट्रॉन। स्पेरिकल वो तो वो तो बीच में सरफेस। है। स्पेरिकल सरफेस के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। स्पेरिकल तो वो बीच बिल्कुल सेंटर पे है ना, स्पीयर। यस सर। उसके ऊपर हम लोग गए हैं, जहाँ पे वो स्पीयर बन रहा है उसके ऊपर 45 डिग्री दोनों साइड मूव किए हम लोग। वहां पे नहीं है। तो वो सरफेस की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जो स्पीयर बना है, यस सर। स्पीयर के सेंटर से हम लोग 45 डिग्री ऊपर मूव किए हैं। तो उस सेंटर से जो 45 डिग्री ऊपर मूव करोगे, तो वो जो सरफेस बनाएगा पूरा, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। नहीं। तो फिर वो नोडल कोन्स बनता है। उसी तरह हम लोग अगर डाउनवर्ड मूव करें, जैसे अपवर्ड मूव किए, उसी तरह सेम हम लोग 45 डिग्री पे डाउनवर्ड अगर मूव करेंगे, तो वहां भी बीच में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बट उसके सरफेस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोडल प्लेन नहीं होता है, दो नोडल कोन्स मिलते हैं हमको। तो यहाँ पे एक्चुअली नोडल प्लेन की बात नहीं करते हम लोग, नोडल कोन्स की बात करते हैं। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। तो इसमें डी जेड स्क्वायर में कोई नोडल प्लेन नहीं मिलता है, नोडल कोन्स मिलेंगे हमको।
सर नहीं आया समझ में सर। सर हेलो हम्म सर, आप बोले कि आप बात नहीं कर रहे हैं स्पेयर का, स्पेयर के बाद आप कौन का बात कर रहे हैं? तो सर आप उसको स्पेयर के अलोंग ही क्यों बना दिए हैं? क्या स्पीयर के लॉन्ग, कहाँ स्पीयर के लॉन्ग बना है? अरे स्पीयर 3D में है, 2D में मत सोचो, इसको 3D में विजुअलाइज करो। सेपरेटिंग फनल सोचो ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। सेपरेटिंग फनल का जहाँ पे पॉइंट स्टार्ट होता है, जहाँ से कोन स्टार्ट होगा, वहां पे वो उसको सेंटर एज्यूम करके वहां पे कोई एक स्पीयर एज्यूम करो। उसके ऊपर वाला पोर्शन हम बात कर रहे हैं और उसके नीचे वाला पोर्शन बात कर रहे हैं। यस सर। समझ में आ रहा है ना? जो यस सर। स्पीयर होगा, स्पीयर बिल्कुल सेंटर पे है, तो सेंटर में तो इलेक्ट्रॉन होगा ही। सेंटर में तो चारों बगल इलेक्ट्रॉन होगा। बट उसके ऊपर की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर अगर 45 डिग्री पे मूव करोगे तो वो जो सरफेस बनेगा उसके बीच में तो इलेक्ट्रॉन होगा, बट उसके सरफेस पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा क्या? नहीं। नहीं। तो उसी तरह एक एक सरफेस अगर ऊपर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो उसी तरह बिल्कुल क्या होगा, उसके नीचे होगा। बिल्कुल नीचे भी तो वैसा ही एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना उल्टे डायरेक्शन में। यस सर, कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो नोडल प्लेन्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे दो नोडल कोन्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसमें, तो ये ध्यान रखना। तो ये टोटल डी के 5 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, सबका शेप ध्यान रखना, कितने नोडल प्लेन्स होंगे। बाकी सब में दो नोडल प्लेन मिल रहे हैं, लेकिन डी जेड स्क्वायर में दो नोडल कोन्स मिलता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। बाकी रेडियल नोड, एंगुलर नोड, ये सारा निकालने बता ही दिए हैं फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ नोड्स बता चुके हैं ना ये सारा चीज लास्ट क्लास में। यस सर। हाँ चलो, तो सर। ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स वाला पोर्शन तो हो गया। ठीक है, इसमें बस एक लास्ट टॉपिक बच गया है, श्रोडिंगर इक्वेशन। सर एक क्वेश्चन। श्रोडिंगर वे, हाँ बोलो। बोलो जल्दी क्वेश्चन। सर एफ ऑर्बिटल का शेप को क्या बोलते हैं? मतलब उसका शेप होता क्या है? अरे एफ ऑर्बिटल पढ़ना ही नहीं है तो फिर क्यों तुम नहीं, लोग? बस शेप पूछ रहे थे हम। शेप वो पढ़ना ही नहीं है, अपने सिलेबस में ही नहीं है। शेप कुछ नहीं होता है उसका, वो जब पढ़ना ही नहीं है, वो एनसीईआरटी में देखे वो दिया हुआ है क्या? नहीं। जितना बताया जा रहा है उतना ही पढ़ो, उतना काफी है। जो चीज पहले ही बोल दिए हैं वो पढ़ना नहीं है, उसके बारे में कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कुछ भी। ये सब यस सर। पढ़ोगे हायर क्लासेस में, अगर इंटरेस्ट है तो जाओगे रिसर्च में, तो वहाँ पे ये इंजीनियरिंग में भी नहीं बताया जाता। वो मास्टर्स के लिए जाओगे तब फिर वहाँ बताया जाता है वो सारा चीज। और कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन बनाए हो तुम लोग बुकलेट से? यस सर। कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें? सर मार्क करके रखा हुआ है सारा डाउट। आप बोले थे मार्क करके रखने, लास्ट में बताएंगे। अच्छा, चलो ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन पहले देखते हैं, फिर पूछना तुम लोग। तो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इसको भी देखो, ये बहुत ही मिनिमम जानना है, इसके बारे में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना, जितना बता रहे हैं बस उतना ही। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन
कि ये समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? देखो, जैसे पहले जो होता था क्लासिकल फिजिक्स में, ये एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है, जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इससे पहले जो क्लासिकल फिजिक्स का थ्योरी था या क्लासिकल मैकेनिक्स का थ्योरी था, तो उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रैजेक्टरी होता था, एक पाथ होता था। लेकिन जब हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देख लिए, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या बताया गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह बताया गया है, तो इलेक्ट्रॉन अगर वेव नेचर शो कर रहा है, तो उसमें यही बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम, वो दोनों साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग डिटरमाइन, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम, ये दोनों साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। यही था ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, याद है या नहीं? बोलो। हेलो हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? यस यस सर। सर। हाँ, तो ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। तो वही चीज यहाँ पे ये क्वांटम मैकेनिक्स में यही चीज लागू होता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में भी वही चीज है कि हम लोग वहां पे अगर एग्जैक्ट पाथ हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे ट्रैजेक्टरी हम लोग नहीं बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कौन से पाथ पे मूव करेगा। तो जो पाथ होता है ना, उसको ट्रैजेक्टरी भी बोला जाता है। तो जब एग्जैक्ट पोजीशन ही हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन का, तो एग्जैक्ट पाथ हम लोग बता पाएंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन इसी पाथ से गुजरेगा एग्जैक्टली? वो नहीं बता सकते हम लोग। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रैजेक्टरी को रिप्लेस कर दिया गया है एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ, हेलो। यस यस सर। सर। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्रैजेक्टरी जो है ये रिप्लेस हो गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैजेक्टरी को रिप्लेस कर दिया गया है एक टर्म से जिसको वेव फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये ऐसे हम लोग लिख देते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स replaces the classical concept of trajectory। ट्रैजेक्टरी जो एग्जैक्ट पाथ बोलते हैं, with a mathematical representation of wave। क्लास आवाज आ रहा है क्या अभी? हाँ यस सर। सर, आ रहा है। क्लास कभी भी डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रहा है। ठीक है, मैं देख लेना अभी, जब तक चल रहा है चलने दो। विथ ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव, जिसको कि बोला जाता है साई। एनसीईआरटी में अगर या नहीं देखे हो, तो इसको बोला जाता है साई। ठीक है, PSI साई, जो कि रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन को। तो एक्चुअली यहाँ पे क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैजेक्टरी को ये रिप्लेस कर दिया है, किससे? वेव फंक्शन से रिप्लेस कर दिया है ना। तो वेव फंक्शन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब वेव फंक्शन एक्चुअली क्या है? ये एक डायनेमिक इंफॉर्मेशन बताएगा। एक्चुअली वेव फंक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है यहाँ पे, साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे साई स्क्वायर के बारे में। ठीक है, वो सारा चीज बताएगा हम लोगों को। तो साई का मेनली हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन का बहुत सारे, जैसे क्वांटम नंबर हम लोग पढ़े ना, 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं। एग्जैक्ट एड्रेस बताने के लिए होता है वो इलेक्ट्रॉन का।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि साई की वजह से, या साई का इक्वेशन एक मैथमेटिकल बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होता है, तो इसको सॉल्व करने पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो वो सारा चीज हम लोग देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो एक्चुअली इक्वेशन देखते हैं हम लोग, श्रोडिंगर इक्वेशन है क्या एक्चुअली। यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन का दो फॉर्म होता है। ठीक है, एक टाइम डिपेंडेंट फॉर्म होता है, ये टाइम पे डिपेंड करने वाला, और दूसरा होता है टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म। तो जो एक्चुअली अपने सिलेबस में है, अपने को थोड़ा जो एनसीईआरटी में दिया गया है, वो टाइम इंडिपेंडेंट वाला इक्वेशन दिया हुआ है ना। तो वो टाइम इंडिपेंडेंट वाला इक्वेशन हम लिख देते हैं, द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, for a particle of mass m moving in one dimension with energy E सिस्टम। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज विथ टाइम इज। ये इसका इक्वेशन देखोगे, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, यहाँ लिख दे रहे हैं। ये होता है माइनस एच बार, ये बताए थे एच बार को एच बाई टू पाई भी बोला जाता है। ठीक है, तो एच बार बाई टू एम, यहाँ पे डी स्क्वायर शाय। ठीक है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है इसका, बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये वन डायमेंशन में ही है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही साई को डिफरेंशिएट किया जा रहा है, प्लस वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स और इनटू साई। वी यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिनोट कर रहा है। ठीक है, वी जो है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिनोट कर रहा है, और साई जो है ये वेव फंक्शन शो कर रहा है, और दैट इज इक्वल टू ई इंटू साई। और ई जो है ये टोटल एनर्जी डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखोगे, ये एक्चुअल में इसका फॉर्म है, ये एक्चुअल इक्वेशन है इसका, टाइम इंडिपेंडेंट वाला इक्वेशन है ये, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसको शॉर्ट फॉर्म में देखोगे, इसको एच साई भी लिखा जाता है, एच साई इक्वल टू ई साई। ठीक है, ये इसका फॉर्म है। तो एनसीईआरटी में देखोगे ये इसी फॉर्म में दिया गया है, एनसीईआरटी में इसका इक्वेशन देखोगे, ये दिया हुआ है एच साई इक्वल टू ई साई। ठीक है, ई इंटू साई, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे एच जो है ना, या फिर इसको देखोगे ये इस फॉर्म में भी लिखा रहता है कि ई साई इक्वल टू एच के ऊपर ऐसे कैप लगा हुआ रहता है, एच कैप इंटू साई। यहाँ पे एच कैप क्या है, बोला जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, है ना। ये एक्चुअली मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, तो यही वाला फॉर्म सिर्फ ध्यान रखना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये इस फॉर्म में हम लोग, सिंपल फॉर्म है ये इसका, कि हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इससे कंपेयर करोगे, ये बड़े वाले इक्वेशन से इसको कंपेयर करोगे, तो एच का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो, तो एच का वैल्यू आ जाएगा ये माइनस एच स्क्वायर बाई टू एम डी डी स्क्वायर बाई डी साई स्क्वायर प्लस वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये एच हो गया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है ना, इसको ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, मतलब साई पे उसको ऑपरेट किया जाता है। जैसे तुम लोग ये पढ़े होगे ना डिफरेंशिएशन, तो एक होता है फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन होता है, dx बाई dy करते हैं,
दूसरा अगर सेकंड डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, d2x/dy² होता है। हेलो हेलो यस सर। यस सर। हाँ, तो डिफरेंशिएशन पढ़े होगे ना थोड़ा बहुत बेसिक। यस सर। हाँ, तो पहला बार जो डिफरेंशिएट करते हैं क्या होता है, dx/dy होता है। दूसरा बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो dx d2x/dy² होता है। डबल यस डिफरेंशिएशन सर। पढ़, मैक्सिमा मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना। यस सर। हाँ, तो वही चीज है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया जा रहा है d2/dx²। ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन है, दो बार डिफरेंशिएट कर रहा है, मतलब x के रेस्पेक्ट में। ये साई जो है ना, ये वेव फंक्शन है। तो वेव फंक्शन जो है यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ वन डायमेंशन में कंसिडर कर रहे हैं। वन डायमेंशन मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए इसको एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जा रहा है ना। तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, ये सारा कांस्टेंट है। एच बार जो है ये पूरा कांस्टेंट होता है, 2m, m जो है मास है, कांस्टेंट है। v जो है ये v एज ए फंक्शन ऑफ x, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जिस पार्टिकल का हम लोग मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, उस पार्टिकल का v जो है ये पोटेंशियल एनर्जी डिनोट कर रहा है, और e जो है ये टोटल एनर्जी डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये सारा इसमें मतलब है। एच बार का तुम लोग को बताए थे, एच बार इज इक्वल टू, ये क्या होता है, h/2 पाई। एच बार h/2 पाई, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, और पाई तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो बस ये इसका ध्यान रखना, बस ये इक्वेशन, ये फॉर्म ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है इसमें। अब इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन क्या क्या देता है हम लोगों को, बस वो देखना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये साई जो है वेव फंक्शन, जिसको हम लोग वेव फंक्शन बोलते हैं, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो एक्चुअल में फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा किसका, तो वो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है साई स्क्वायर का, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है, ये लिख रहे हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन at a point within an atom, the probability of finding an electron at a point within an atom, ठीक है, is proportional to the square of orbital wave function। तो किसी पॉइंट पे अगर हमको निकालना है कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो वो हमेशा देखा गया है कि वो वहां पे जो वेव फंक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन साई होगा, उसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब साई का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इस साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे। तो इसी साई स्क्वायर को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो इसका मॉड ले रहे हैं क्योंकि साई स्क्वायर जो आएगा, साई का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो हमेशा क्या होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो अगर वो नेगेटिव भी है तो हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। तो इसी को बोला जाता है साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो ये ध्यान रखना। तो एक्चुअली में साई का मतलब जो वेव फंक्शन है, साई का डिनोट कर रहा है वेव फंक्शन, तो उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। एक्चुअल में जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो साई स्क्वायर का है, जो कि हमको बताएगा कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है।
मतलब एटम के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर तुमसे पूछा जाए कि कितना इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया जा सकता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो वो किससे हमको पता चलेगा? साई स्क्वायर से पता चलेगा, साई स्क्वायर, जिसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये एक्चुअली में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो क्या बताओगे? साई स्क्वायर एक्चुअली क्या बताता है हम लोग को? ये इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी एटम के अंदर किसी एक पॉइंट पे अगर हमको बताना है कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो वो चीज हमको साई स्क्वायर के थ्रू पता चलता है। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये पॉइंट लिख रहे हैं, ये सारा पॉइंट नोट करके लिख लो, इससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये लिखो, when Schrodinger equation is solved for हाइड्रोजन एटम, तो एक पूरा ये मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, उसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो एक्चुअल में हम लोगों को कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, बस ये पॉइंट नोट करके लिखो। श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम, द सॉल्यूशन gives the possible energy levels the electron can occupy and the corresponding wave functions psi of the electrons associated with each energy level। ठीक है, तो जब श्रोडिंगर इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया जाता है, तो सॉल्यूशन से आता क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किस क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, मतलब जैसे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिला, तो सॉल्यूशन करने पे उसका वेव फंक्शन कुछ होगा, तो उस वेव फंक्शन का जब सॉल्यूशन किया जाता है, तो उससे वेव फंक्शन से जो वैल्यूज आते हैं, उस वैल्यूज में वो पॉसिबल एनर्जी लेवल का वैल्यू रहता है कि कौन कौन सा पॉसिबल एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और उस हर एक एनर्जी लेवल का एक पर्टिकुलर वेव फंक्शन होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या क्या होगा। ठीक है ना, तो वो चीज यहाँ पे पता चलता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे। यहाँ पे एक और चीज है, एक और पॉइंट है, दिस क्वांटाइज्ड क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर एक एनर्जी लेवल का हम लोग बोर्स मॉडल में पढ़ चुके हैं कि क्वांटाइज्ड होता है मतलब उसका एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो दिस क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स एंड द corresponding wave function which are characterized by, ठीक है, ये सब लिखते जाना, सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स, 3 क्वांटम नंबर्स। सर हाँ, सर वीडियो पॉज हो जा रहा है बार बार। पॉज कहाँ हो रहा है, चल तो रहा है, वो नेटवर्क इशू है। ठीक है, ये भेज देंगे, ऐसा कुछ है नहीं, ये तो भेजेंगे ही। ठीक है, अभी दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, 3 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, azimuthal and magnetic, arise as a
ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइज एज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इन द सॉल्यूशन, ऐसे लिख सकते हो आपने, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या होता है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो उसके सॉल्यूशन से ये 3 क्वांटम नंबर के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। कौन कौन से क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक। चौथा जो है स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में श्रोडिंगर इक्वेशन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, श्रोडिंगर को जब सॉल्व करोगे तो इसमें 3 क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। वो 3 क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल, एजीमुथल और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना। चौथा स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। ये सारे पॉइंट्स हैं श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड। लिख लिए यहाँ तक? हेलो, नो सर। तो ये चीज ध्यान रखना कि श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और मैग्नेटिक, ये 3 क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। बाकी ठीक है, पावर भी ऑफ होने वाला है, जल्दी लिखो इसको। यहाँ तक हो गया? हेलो, तुम लोग यस ये सर। डाउट मार्क करके रखे हो क्या? यस सर। यस सर। चलो, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास कल है तुम लोगों का? कल है क्या, परसों है, कब है? चेक करते हैं सर, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तुम लोग का पूरा डाउट क्लास ही रहेगा। ठीक है, तो जितना भी डाउट है वो पूरा कलेक्ट करके रखो। अब आज तक बना सेंड कर लेना, आज देंगे, भर। क्या चीज? सेंड कर देंगे आपको टेलीग्राम पे। सेंड नहीं करेंगे, कल क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो भी रहेगा। ठीक है, ठीक तो है। उससे पहले, क्लास शुरू होने से पहले भेज देना, हम देख देख लेंगे उसको, क्योंकि क्लास में लिखवाओगे तो टाइम लग। चलो, हम बुकलेट ओपन कर लेंगे, तुम लोग नंबर बता देना। यस ठीक सर। है, हाँ। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, पूरा डिस्कशन ही रहेगा, इसलिए बना लो आज, टाइम आज पूरा कंप्लीट कर लो। यस सर। ठीक है, तो इसका 1-2 इक्वेशन बताना है, पहले हम वो डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, तो वो सारा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ग्राफ इसका 1-2 बताना है बस। ठीक है, यस सर। चलो यस सर। चलो, ये पीडीएफ भेज देते हैं, ये जिसका छुटा हुआ है वो लिख लेना। ठीक है, क्योंकि पावर ऑफ होने वाला है, लाइट है नहीं सुबह से। थैंक यू सर। चलो थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू।